गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चे एक चैप्टर और डिस्कस करते हैं आपके जीएसटी का। बेटा जीएसटी रिटर्न्स का डिस्कशन बेटा करेंगे। चैप्टर नंबर आपका 10। ठीक है, चलो बेटा करना शुरू करते हैं। बेटा सबसे पहली रिटर्न जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है GSTR 1। ठीक है बेटा, GSTR 1 जो है वो किस चीज की रिटर्न है बेटा? दिस इज अ रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। बेटा आउटवर्ड सप्लाईज का क्या मतलब हुआ? सिंपल वर्ड्स में बेटा सेल्स। यानी बेटा आपने ड्यूरिंग द मंथ जितनी भी सेल्स करी है ना बेटा, उन सेल्स का ब्यौरा आपको बेटे GSTR 1 में देना पड़ेगा डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को। तो मंथ में जितनी भी सेल्स करी हैं आपने यानी आउटवर्ड सप्लाईज, उसका पूरा लेखा जोखा बेटा आपको GSTR 1 में प्रोवाइड करना पड़ेगा। व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ GSTR 1 बेटा? बेटा एक बात याद रखना, पहली बात GSTR 1 जो है ना वो एक मंथली रिटर्न है बेटा, मतलब मंथली बेसिस पे बेटा जमा करानी है अगले महीने की 10 तारीख तक। मतलब बेटा अप्रैल की जो रिटर्न है वो जाएगी 10 मई तक, मई की रिटर्न जाएगी 10 जून तक, जून की जाएगी 10 जुलाई तक। तो 10th ऑफ द इमीडिएटली सक्सीडिंग मंथ, तो अगले मंथ की 10 तारीख तक। बेटा एक बात मैं आपको और बता दूं, सुनो। मैंने कहा अप्रैल की रिटर्न 10th मई तक जाएगी। बेटा एक बात याद रखना, ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा। बेटा अप्रैल की रिटर्न ना, अप्रैल की रिटर्न GSTR 1 आप 1 अप्रैल से लेके 30th अप्रैल के बीच में आप फर्निश नहीं कर पाओगे बेटा। अप्रैल की रिटर्न कैन नॉट बी फर्निश्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। तो अप्रैल की GSTR 1 कैन नॉट बी फर्निश्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। अच्छा बेटा, अगर आप GSTR 1 अप्रैल की भरना चाहते हो, जमा करवाना चाहते हो, तो आप 1 मई से आप जमा करवा सकते हो। कब तक? 10th मई तक। तो याद रखना अप्रैल की GSTR 1 कैन नॉट बी फर्निश्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। हाउएवर 10 मई तक आप जब मर्जी जमा करवाना चाहो आप करवा पाओगे। बेटा एक बात और, क्या मैं 10 मई के बाद जमा करवाना चाहूं तो करवा सकता हूं? मतलब बेटा बिलेटेड रिटर्न करवा सकते हो बेटा, लेकिन 11 मई से 15 मई तक आप जमा नहीं करवा पाओगे बेटा। हां 15 मई के बाद आप जमा करवाना चाहते हो, नॉट एन इश्यू। तो बेटा याद रखने वाली बातें क्या है? अप्रैल की GSTR 1 कैन नॉट बी फर्निश्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। हाउएवर 1 मई से 10th मई तक जमा करवाना चाहो, यू आर मोस्ट वेलकम। क्या मैं बिलेटेड रिटर्न जमा कर सकता हूं? 10 मई के बाद कर सकता हूं, मैं बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन 11 से 15 मई के बीच में आप नहीं कर पाओगे। 15 मई के बाद जमा करना चाहते हो, नॉट एन इश्यू। ठीक है बेटा। इट मे बी नोटेड दैट GSTR 1 कैन नॉट बी फाइल्ड ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 11th डे टू 15th डे ऑफ मंथ सक्सीडिंग द टैक्स पीरियड। यानी सपोज अप्रैल की बात कर रहे हैं तो अप्रैल की रिटर्न 10 मई तक जाएगी, लेकिन 11 मई से 15 मई के बीच में आप जमा नहीं करवा पाओगे। 15 मई के बाद जमा करवाना चाहते हो, बिलेटेड GSTR 1, नॉट एन इश्यू। अब एक बात और बेटा, GSTR 1 किस किस को भरने की जरूरत नहीं है बेटा? NRTP को, नॉट एप्लीकेबल टू NRTP, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को GSTR 1 भरने की जरूरत नहीं है बेटा। पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम,
बेटा इन्हें GSTR 1 भरने की जरूरत नहीं है। इको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर बेटा GSTR 1 भरने की जरूरत नहीं है। एंड सप्लायर ऑफ OIDAR सर्विसेज, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज, इन्हें भी बेटा भरने की जरूरत GSTR 1 नहीं है। बेटा फिर ना एक इंपॉर्टेंट बात है, जरा सुनना, नोट ध्यान से देखना बेटा। हाउएवर फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स GSTR 1 has been allowed to be furnished quarterly with aggregate annual turnover up to 1.5 crores in the preceding financial year। तो बेटा एक बात मुझे ना थोड़ी सी जो समझ आती है वो क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। अगर मैं आपसे बात करूं GSTR 1 की, तो बेटा GSTR 1 या तो बेटे जमा होगी मंथली, या तो जमा होगी मंथली जैसे मैंने अभी पढ़ाया बेटा, या GSTR 1 जमा होगी क्वार्टरली। अब ये कब मंथली जमा होगी, कब क्वार्टरली जमा होगी, वो बेटा डिपेंड करता है आपके टर्नओवर के ऊपर। अगर आपके पिछले साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो आपको GSTR 1 सबमिट करनी है क्वार्टरली। लेकिन अगर आपका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 1.5 करोड़ को एक्सीड करता है तो आपको GSTR 1 जमा करनी है बेटा मंथली। यानी क्वार्टरली GSTR 1 सिर्फ उसी को सबमिट करनी है जो स्मॉल, जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं, यानी जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे कम है ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। जो बिग बिजनेस हाउसेस हैं जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है पिछले साल का, दे हैव टू फर्निश GSTR 1 ऑन अ मंथली बेसिस। ठीक है, तो टैक्स पेयर्स विद annual aggregate turnover exceeding 1.5 crores with continue to file GSTR 1 on a monthly basis। ठीक है बेटे। फिर however GSTR 1 cannot be furnished before the end of current accounting period। बेटा ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अभी बताया मैंने। अप्रैल की GSTR 1 cannot be furnished before 30th April। अप्रैल की GSTR 1 कैन बी फर्निश्ड बिफोर 30th अप्रैल। तो आप 30th अप्रैल कंप्लीट होने के बाद यानी मई में आप जब मर्जी फर्निश करो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मई से लेकर 10 मई तक। अगर आप 10 मई के बाद करना चाहते हो, बिलेटेड रिटर्न फर्निश करना चाहते हो, कर सकते हो, लेकिन 11 से 15 मई के बीच में नहीं कर पाओगे बेटा। एक्सेप्ट इन केस ऑफ casual taxable person and cancellation of GST of a normal taxpayer। बेटा वैसे पता है, सुनो मेरी बात समझना बेटा, सिंपल बातें याद रखना बेटा। जो मैंने अभी आपको कहा था, अप्रैल की GSTR 1 कैन नॉट बी फर्निश्ड टिल 30th अप्रैल। आप 30 अप्रैल तक बेटा अप्रैल की GSTR 1 फर्निश्ड नहीं कर पाओगे। ठीक है, हाँ अप्रैल की GSTR 1 आप 1 मई से लेके 10 मई के बीच में आप जब मर्जी फर्निश कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बेटा जो मैंने आपको रूल बताया ना कि अप्रैल की GSTR 1 30 अप्रैल तक फर्निश नहीं होगी, इस रूल के बेटे 2 एक्सेप्शंस हैं। 2 एक्सेप्शंस है बेटा। पहला, इन केस ऑफ अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, मतलब CTP। बेटा आप एक बात मेरे को बताओ, मैं GSTR 1 की बात कर रहा हूं बेटा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। मेरे को एक बात बताओ, जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता है, पढ़ा हुआ है बेटा हमने, वो रजिस्ट्रेशन लेता है ऑन अ टेम्पररी बेसिस। बेटा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो टेम्पररी बेसिस पे होता है रजिस्ट्रेशन। याद करो मैंने क्या बताया था, विच इज़ वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 90 days। इट कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर बाय अ पीरियड ऑफ 90 days। ठीक है, अब इमेजिन करो बेटा, इमेजिन करो एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है जिसने 1 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन लिया
ठीक है, 15 दिनों का बेटा, 15 अप्रैल तक। तो उसने अपना रजिस्ट्रेशन लिया बेटा, टेम्पररी बेसिस पे मिलता है ना इनको रजिस्ट्रेशन, तो उसने 15 दिनों के लिए रजिस्ट्रेशन लिया। उसे दिल्ली में जाके बेटा कोई एग्जीबिशन लगानी थी, तो उसने दिल्ली में 15 दिनों के लिए रजिस्ट्रेशन लिया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इन 15 दिनों की GSTR 1 क्या अप्रैल में फर्निश कर सकता है बेटा? बिल्कुल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जिसका रजिस्ट्रेशन टेम्पररी बेसिस पे हुआ है फॉर अ पीरियड ऑफ 15 डेज, वो अगर अपनी GSTR 1 ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल इटसेल्फ फर्निश करना चाहे तो क्या वो कर सकता है? बिल्कुल बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और दूसरा बेटा क्या है? कैंसलेशन ऑफ GSTIN ऑफ अ नॉर्मल टैक्स पेयर। बेटा हो सकता है सुनो, कुछ बेटा ये लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, सब लिखा हुआ है उसमें। दूसरा केस हो सकता है बेटा कैंसलेशन ऑफ GSTIN। दूसरा केस हो सकता है बेटा कैंसलेशन ऑफ GSTIN। अब मेरी बात सुनना बेटा, बेटा याद करो हमने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ा था कैंसलेशन दो तरीके का होता है बेटा। एक तो होता है बेटा वॉलंटरी, मतलब आपकी मर्जी से। एक तो वॉलंटरी कैंसलेशन होता है आपकी मर्जी से, और एक होता है प्रॉपर ऑफिसर के मर्जी से, मतलब सुओ मोटो, अपनी मर्जी से प्रॉपर ऑफिसर आपके रजिस्ट्रेशन को क्या कर देता है? कैंसिल। तो अगर आपके प्रॉपर ऑफिसर ने या आपने खुद अगर अपने रजिस्ट्रेशन, आपका रजिस्ट्रेशन क्या हुआ है? कैंसिल। अब या तो वो रजिस्ट्रेशन आपने कैंसिल करवाया है अपनी मर्जी से, या प्रॉपर ऑफिसर ने अपनी मर्जी से आपके रजिस्ट्रेशन को क्या कर दिया बेटा? कैंसिल। तो याद रखना, जिस मंथ में कैंसलेशन हुआ है ना बेटा, सपोज आपका रजिस्ट्रेशन बेटा अप्रैल मंथ में कैंसिल हो गया, तो आप अप्रैल की GSTR 1 कब भर सकते हो बेटा? अप्रैल में ही भर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रैल की GSTR 1 आप अप्रैल में ही भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखना, नॉर्मल रूल, जनरल रूल तो ये है कि अप्रैल की GSTR 1 या मई की GSTR 1 या जून की GSTR 1 उस मंथ में फिलअप नहीं होती है, नेक्स्ट मंथ फिलअप होती है 10 तारीख तक। ठीक है, लेकिन इस रूल के बेटे दो एक्सेप्शन है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड कैंसलेशन ऑफ GST। फिर बेटा अब बेटा एक ना ये कंसेप्ट है, ये मेरे साथ साथ ना जरा थोड़ा सा समझ लेना बेटा। फर्स्ट रिटर्न क्या होती है बेटा, ये देखना जरा, ये मेरे साथ साथ ना बेटा मैं एग्जांपल एक कराऊंगा, वो लिख भी लेना बेटे, ये लिख लो। फर्स्ट रिटर्न, ध्यान से बेटा देखना है मेरी बात। फर्स्ट रिटर्न बेटा देखना ध्यान से, ये बेटा है 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 20। हुआ क्या बेटा, इस डेट को 1 नवंबर 19 को, 1 नवंबर 19 को जो असेसी था बेटा, जो पर्सन था असेसी था, उसका एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को बेटा क्या कर गया? एक्सीड, इस डेट को 1 नवंबर को। तो 1 नवंबर को एग्रीगेट टर्नओवर
थ्रेशोल्ड लिमिट को क्या कर गया बेटे, एक्सीड कर गया। ठीक है, और जैसे ही एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड करा, असेसी क्या हो गया, लायबल। असेसी हो गया लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। असेसी को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा बेटा। अच्छा, अब सुनो, गवर्नमेंट ने कहा था आप 30 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करोगे, अप्लाई करोगे। तो अगर मैं 1 नवंबर से 30 डेज काउंट करूं बेटा, तो 29 दिन तो आते हैं नवंबर के, और एक दिन आता है दिसंबर का, मतलब 1 दिसंबर 19। ठीक है, ये है बेटा लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन। ये है लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन, फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। तो आपको 1 दिसंबर तक बेटा एप्लीकेशन फाइल करनी है फॉर रजिस्ट्रेशन, 30 डेज के अंदर अंदर। अब बेटा इसने क्या करा, जो असेसी था, इसने बेटे 20 नवंबर को एप्लीकेशन फाइल कर दी फॉर रजिस्ट्रेशन। एप्लीकेशन फाइल्ड, तो उसने गवर्नमेंट की बात मान ली, एप्लीकेशन फाइल कर दी उसने। ठीक है, और गवर्नमेंट ने उसको 23 नवंबर को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी इशू कर दिया, ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो गवर्नमेंट ने उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी इशू कर दिया। बात समझ आई बेटे, पढ़ा हुआ ये तो सब। अब बताओ गवर्नमेंट ने क्या कहा था, गवर्नमेंट ने कहा था अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हो 30 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑन विच यू वर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, तो इसी डेट को, जिस दिन आप लायबल हुए थे उसी डेट को माना जाएगा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसी डेट को माना जाएगा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो बताओ आपकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बेटा वही बन गई 1 नवंबर। फर्स्ट नवंबर। पक्का बताओ बेटा, बात समझ आई? पक्का समझ आ रहा है बेटा? बातें मेरी समझनी है ध्यान से। तो मेरी बताओ इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन सी होगी? 1 नवंबर। अब सुनना बेटा, 1 नवंबर से 23 नवंबर के बीच में आपने जो भी आउटवर्ड सप्लाईज करी होंगी, आपने बेटा टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करा होगा, आपने इशू करा होगा इनवॉइस। क्योंकि आपने जब सप्लाई करी होगी तब तो आप रजिस्टर्ड थे ही नहीं। सपोज बेटा आपने 10 नवंबर को सप्लाई करी, तो 10 नवंबर को रजिस्ट्रेशन थोड़ी ना हो रखा था, रजिस्ट्रेशन तो आपका बेटा 23 नवंबर को हुआ था। तो आपने 1 नवंबर से 23 नवंबर के बीच में जो सप्लाईज करी होंगी, आपने क्या इशू करा होगा बेटा इस पीरियड में? इनवॉइस इशू करा होगा। गवर्नमेंट ने कहा ये सब इनवॉइसेस वापस ले लोगे आप, वापस ले लो जिन जिन को इनवॉइस इशू करे हैं, और इन इनवॉइसेस के बदले आप इशू करना उनको रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइसेस। आपने इशू करा है इनवॉइस, जबकि इशू करना चाहिए था टैक्स इनवॉइस, तो इनवॉइस वापस ले लो और रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर दो। ये भी करा चुका हूं बेटा आपको इनवॉइस चैप्टर में, रिवाइज टैक्स इनवॉइस। ठीक है बेटा, ये रिवाइज टैक्स इनवॉइस कौन से पीरियड के लिए इशू करोगे बेटा? 1 नवंबर से लेके 23 नवंबर, इसके बीच में जो आउटवर्ड सप्लाईज होंगी आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करोगे इन ल्यू ऑफ इनवॉइस। अच्छा अभी सुनो बेटा, अब बात आती है 23 नवंबर से, ध्यान से सुनना बेटा, 23 नवंबर से 30 नवंबर के बीच की, 23 नवंबर से 30 नवंबर के बीच की। अब सुनो बेटा, 23 नवंबर से
30 नवंबर के बीच में जो आपने आउटवर्ड सप्लाईज करी होंगी बेटा, तब तो रजिस्ट्रेशन हो चुका था ना आपका, तो फिर आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस क्यों इश्यू करोगे इन ल्यू ऑफ इनवॉइस? तब तो आप सिर्फ टैक्स इनवॉइस इश्यू करोगे, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है 23 तारीख को। यू आर एलिजिबल टू इश्यू टैक्स इनवॉइस, तो आप टैक्स इनवॉइस इश्यू करोगे 23 नवंबर से लेके 30 नवंबर के बीच में। बात समझ आई बेटा जो मैंने कहा? पक्का समझ आई सबको? तो बेटा इसमें अगर आप देखो ना, तो बेटा मुझे आउटवर्ड सप्लाईज दो नजर आई है बेटा। मुझे दो आउटवर्ड सप्लाईज नजर आई है बेटे। एक तो 1 नवंबर से लेके 23 नवंबर के बीच की, जहां पर आपने आउटवर्ड सप्लाईज करी, फिर रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करा इन ल्यू ऑफ इनवॉइस, और फिर 23 नवंबर से लेके 30 नवंबर के बीच की। यहां पर तो खैर आपने टैक्स इनवॉइस ही इशू करा होगा बेटा, है ना? तो दो आउटवर्ड सप्लाईज आ गई। अब सुनो बेटा, इन आउटवर्ड सप्लाईज की लेखा जोखा अब कहां पर दोगे बेटा? GSTR 1 में दोगे, GSTR 1 में दोगे। कब तक बेटा? नवंबर की GSTR 1 कब तक जाएगी? 10 दिसंबर तक। 10 दिसंबर तक पक्का। मैं एक लास्ट बात बस बेटा, बताओ कि जो GSTR 1 है, ये असेसी की पहली रिटर्न है बेटा। ये असेसी की पहली रिटर्न है, तो इसे हम क्या नाम देते हैं? फर्स्ट रिटर्न। ये असेसी की पहली रिटर्न है, तो इसे हम नाम देते हैं फर्स्ट रिटर्न। ये है असेसी की फर्स्ट रिटर्न। मुझे नहीं लगता बेटा आप कोई दिक्कत होनी चाहिए फर्स्ट रिटर्न में। फर्स्ट रिटर्न असेसी की पहली रिटर्न होती है बेटा। फर्स्ट रिटर्न में बेटा कौन सी डिटेल्स आती हैं? आउटवर्ड सप्लाईज की। अब सुनना मेरी बात जो मैं कहूंगा। फर्स्ट रिटर्न में कौन सी डिटेल्स आती हैं आउटवर्ड सप्लाईज की? कब से कब तक की? फ्रॉम द डेट ऑन विच ही वॉज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन 1 नवंबर अप टू द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 23 नवंबर। फिर और कौन सी डिटेल्स आएंगी? फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अप टू द एंड ऑफ टैक्स पीरियड। तो मेरे को एक बात बताओ, फर्स्ट रिटर्न में बेटे आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स आएंगी। फर्स्ट रिटर्न में कौन सी डिटेल्स आएंगी? आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स। कब से कब तक? फ्रॉम डेट ऑन विच, या फिर डेट ऑन विच लिखना, डेट ऑन विच ही वॉज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। डेट ऑन विच ही वॉज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अप टू द डेट of grant of registration, up to the date of grant of registration, up to the date of grant of registration। एक तो ये आ गई बेटा 1 नवंबर से 23 नवंबर। और कौन सी आएंगी? फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन अप टू द डेट ऑफ, बताओ, अप टू द एंड ऑफ टैक्स पीरियड। अप टू द एंड ऑफ टैक्स पीरियड। तो ये दो डेट्स की आउटवर्ड सप्लाईज आएंगी आपकी रिटर्न में, फर्स्ट रिटर्न में। तो फर्स्ट रिटर्न इज नथिंग बट GSTR 1। लेकिन फर्स्ट रिटर्न वर्ड उसी असेसी के लिए यूज होगा जिसकी ये पहली रिटर्न है, पहली GSTR 1 है। पक्का बताओ बेटा, बात समझ आई? कॉपी कर लो बेटा, फिर आगे चलते हैं।
चलें बेटे, देखो पढ़ो एक बार। फर्स्ट रिटर्न ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल कंटेन डिटेल्स ऑफ हिज आउटवर्ड सप्लाईज बेटा। अफेक्टेड फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकेम लायबल टू रजिस्ट्रेशन, मतलब 1 नवंबर से कब तक की, टिल द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब 1 नवंबर से 23 नवंबर तक की डिटेल्स आएंगी आउटवर्ड सप्लाईज की, एंड आउटवर्ड सप्लाईज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब 23 नवंबर अप टू द डेट ऑफ एंड ऑफ फर्स्ट टैक्स पीरियड, और टैक्स पीरियड खत्म कब हो रहा है बेटा, 30 नवंबर। तो बेसिकली 1 नवंबर से 23 नवंबर की आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स और 23 नवंबर से 30 नवंबर की आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स आएंगी फर्स्ट रिटर्न में। पक्का बताओ, बात समझ आई बेटे? अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बेटा, कंटेंट्स ऑफ GSTR 1। ठीक है बेटा, अब ये देखना जरा ध्यान से बेटा, जो GSTR 1 है ना, मैं मेन बातें आपसे डिस्कस कर रहा हूँ बेटा। उसमें कौन सी क्या क्या आप डिस्क्लोज करोगे बेटा? B2B सप्लाईज। व्हाट डू यू मीन बाय B2B? B2B मतलब होता है बेटा फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब वो सप्लाईज जो एक रजिस्टर्ड पर्सन ने दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को करी हैं, उनकी डिटेल्स आएंगी, उसे हम B2B कहेंगे बेटा। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, फ्रॉम वन रजिस्टर्ड पर्सन टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन। और फिर है बेटा B2C सप्लाईज। B2C स्टैंड्स फॉर बिजनेस टू कंज्यूमर। बेटा B2C मतलब होता है रजिस्टर्ड पर्सन ने सप्लाई करी है या तो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को या फिर अल्टीमेट कंज्यूमर को। तो B2C मतलब रजिस्टर्ड पर्सन ने आउटवर्ड सप्लाई करी है या तो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को या फिर अल्टीमेट कंज्यूमर को। ठीक है, आओ बेटा मेरे साथ साथ एक चार्ट बनाओगे। कंटेंट्स ऑफ GSTR 1। कंटेंट्स ऑफ GSTR 1। कंटेंट्स ऑफ GSTR 1। बेटा GSTR 1 में ना आप मेन दो चीजें आप बताओगे। B2B सप्लाईज की इंफॉर्मेशन दोगे, मतलब एक रजिस्टर्ड पर्सन ने दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को जो सप्लाईज करी हैं उनकी डिटेल, और B2C सप्लाईज मतलब एक रजिस्टर्ड पर्सन ने दूसरे अनरजिस्टर्ड पर्सन को करी है या फिर अल्टीमेट कंज्यूमर को करी है। ठीक है बेटा, फिर अब सुनो बेटा, आप एक रजिस्टर्ड पर्सन ने दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करी है, या तो करी होगी इंटर स्टेट सप्लाई फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, या एक रजिस्टर्ड ने दूसरे रजिस्टर्ड को करी होगी इंट्रा स्टेट सप्लाई। बात समझ आ रही है बेटे? बेटा एक बात याद रखना, अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन ने दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को इंटर स्टेट करी है या इंट्रा स्टेट करी है बेटा, दोनों में से कोई भी करी है, उस केस में इनवॉइस वाइज डिटेल्स, उस केस में इनवॉइस वाइज डिटेल्स आर टू बी अपलोडेड। उस केस में एक एक इनवॉइस की डिटेल आप अपलोड करोगे इंडिविजुअली।
अगर एक रजिस्टर्ड ने दूसरे रजिस्टर्ड को सप्लाई करी है, चाहे इंटर चाहे इंट्रा, बेटा इनवॉइस वाइज डिटेल्स जाएंगी, इनवॉइस वाइज, हर इनवॉइस की इंडिविजुअली जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं B2C सप्लाई की, वही सेम बात, दो पार्ट्स में डिवाइड करो, इंटर और इंट्रा, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। अच्छा, इंटर को डिवाइड करो दो पार्ट्स में, इनवॉइस एक्सीडिंग ₹2.5 लाख, इनवॉइस एक्सीडिंग 2.5 लाख, और दूसरा इनवॉइस लेस देन इक्वल टू ₹2.5 लाख। ठीक है बेटा। अब उन्होंने पता है क्या कहा, उन्होंने कहा अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने अनरजिस्टर्ड पर्सन को या कंज्यूमर को कोई आउटवर्ड सप्लाई करी है इंटर स्टेट, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, और इनवॉइस 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का है, तो बेटा इनवॉइस वाइज डिटेल्स अपलोड होंगी। हैवी अमाउंट है ना इनवॉइस का, तो इनवॉइस वाइज डिटेल्स अपलोड होंगी बेटा। इनवॉइस वाइज डिटेल्स आपको फर्निश करनी पड़ेगी, लेकिन अगर इनवॉइस 2.5 लाख रुपए या उससे कम का है तो आपको इनवॉइस वाइज डिटेल्स अपलोड करने की जरूरत नहीं है, आप कंसोलिडेटेड डिटेल्स अपलोड कर सकते हो बेटा। आप कंसोलिडेटेड डिटेल्स क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। और अगर इंट्रा स्टेट है, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर नहीं है, विद इन द स्टेट है, तो उस केस में बेटा इनवॉइस का कोई रेलेवेंस नहीं है, कंसोलिडेटेड डिटेल्स ही जाएंगी। इनवॉइस वाइज बेटा देने की जरूरत नहीं है, कंसोलिडेटेड डिटेल्स दे दो, मोर देन इनफ है। ठीक है बेटा। कॉपी कर लो बच्चे। अब बेटा एक बात मैं आपको ना और बता दूं, इसमें ये जो बेटे कंसोलिडेटेड डिटेल्स आप दोगे ना, ये बेटा आप ना स्टेट वाइज प्लस रेट ऑफ टैक्स वाइज करोगे बेटा। सर क्या मतलब हुआ इसका, स्टेट वाइज प्लस रेट ऑफ टैक्स वाइज? बेटा एक बात याद रखना, एक स्टेट, मैं यहां थोड़ा सा ऐसे बोलता हूं बेटा, जिन इनवॉइसेस को आप कंसोलिडेटेड करोगे ना, जिन इनवॉइसेस को कंसोलिडेट करोगे, उनका स्टेट और रेट ऑफ टैक्स एक ही होना चाहिए बेटा। ये देखो बेटे, ए ने बी को सप्लाई करी, उत्तराखंड का, बी है बेटा मुंबई का, ठीक है, सप्लाई करी 12% की। ए ने सी को सप्लाई करी पुणे का 12%, ए ने डी को सप्लाई करी चेन्नई का 15%, एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटा। ए ने ई को सप्लाई करी यूपी का 18%। तो इंटर स्टेट है बेटा, और मान के चलते हैं 2.5 लाख रुपए से कम है, ये सब इनवॉइस 2.5 लाख रुपए से कम है। ये 1 लाख की है, ये 1.5 लाख की है, ये 1.25 लाख रुपए की है, और ये 1 लाख रुपए की है। ठीक है, अब बेटा कंसोलिडेट कैसे करोगे बेटा? जो जिसको कंसोलिडेट करोगे ना, उसका स्टेट और रेट ऑफ टैक्स सेम होना चाहिए। तो ये देखो, बी है मुंबई का, सी है पुणे का, तो मुंबई और पुणे दोनों बेटा महाराष्ट्र में है, तो स्टेट सेम हो गया और रेट ऑफ टैक्स भी बेटा सेम है, तो इन्हें बेटे कंसोलिडेट कर देना। तो कितना आ गया, 1 लाख प्लस 1.5 लाख, 2.5 लाख रुपए।
इसकी डिटेल्स बेटा कंसोलिडेटेड डिटेल्स अपलोड हो जाएंगी। अच्छा, ये 1.25 लाख रुपए है बेटा चेन्नई का, ठीक है, 15% के हिसाब से, और ये 1 लाख रुपए है यूपी का 18% के हिसाब से। तो इसकी भी इंडिविजुअल जाएगी, इसकी भी इंडिविजुअल जाएगी। कंसोलिडेट मत कर देना इन्हें, ऑल्दो 2.5 लाख रुपए से कम की है इनवॉइस, कंसोलिडेट मत कर देना। क्यों बेटा? क्योंकि स्टेट भी अलग है और रेट ऑफ टैक्स भी अलग है बेटा। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये भी 15% होता बेटा तो क्या कंसोलिडेट होता? तब भी नहीं होता बेटा कंसोलिडेटेड। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ टैक्स तो सेम हो गया, लेकिन बेटा स्टेट डिफरेंट हो गया, तब भी कंसोलिडेट नहीं होगा। यानी कंसोलिडेशन करना स्टेट वाइज एंड रेट ऑफ टैक्स वाइज। मतलब किनको कंसोलिडेट करना? जिनका स्टेट भी सेम हो और रेट ऑफ टैक्स भी सेम हो, ठीक है। अच्छा और बेटा अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर तो बेटा इंट्रा स्टेट है, स्टेट तो सेम ही होगा ना, तो सिर्फ कंसोलिडेशन करना रेट ऑफ टैक्स वाइज। तो कंसोलिडेशन करना रेट ऑफ टैक्स वाइज। तो अगर तो बेटा याद रखना, अगर तो इंट्रा स्टेट है तब तो स्टेट वाइज तो करने की जरूरत ही नहीं, स्टेट तो सेम ही है बेटा। उस केस में सिर्फ रेट ऑफ टैक्स वाइज कंसोलिडेट करना। 12% वाले एक साथ, 18% वाले एक साथ, 6% वाले एक साथ, 28% वाले एक साथ। अगर इंटर स्टेट है और इनवॉइस 2.5 लाख रुपए से कम की है तो बेटा कंसोलिडेट करना स्टेट वाइज प्लस रेट ऑफ टैक्स वाइज। मतलब एक स्टेट के एक टैक्स के एक साथ आ जाएंगे, अलग स्टेट के अलग टैक्स के एक साथ आ जाएंगे। कॉपी कर लो बच्चे से। क्लियर हो रहा है बेटा सबको? आगे चलें। चलो बेटा मेरे साथ साथ ये देखो, आओ एक रीडिंग करते हैं जरा पहले। ये देखो बेटा, B2B सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन, इंटर स्टेट हो या इंट्रा स्टेट हो बेटा, इनवॉइस वाइज डिटेल्स ही अपलोड होंगी। अच्छा, B2C अगर इंटर स्टेट है, अगर इंटर स्टेट है और इनवॉइस 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो बेटा इनवॉइस वाइज डिटेल्स जाएंगी। अगर इंटर स्टेट है और इनवॉइस 2.5 लाख रुपए तक की है तो स्टेट वाइज डिटेल्स, स्टेट वाइज कंसोलिडेटेड डिटेल्स टू बी अपलोडेड फॉर एवरी रेट ऑफ टैक्स। तो याद रखना, अगर इनवॉइस 2.5 लाख रुपए तक है तो कंसोलिडेशन होगा। कैसे होगा कंसोलिडेशन? एक स्टेट की एक रेट की एक साथ, ठीक है, स्टेट अलग रेट अलग, वो अलग कंसोलिडेशन होगा। फिर बेटा अगर B2C सप्लाई है इंट्रा तो बेटा उस केस में इनवॉइस वाइज डिटेल्स की जरूरत नहीं है, आप कंसोलिडेटेड डिटेल्स अपलोड कर सकते हो फॉर एवरी रेट ऑफ टैक्स सेपरेटली। मतलब 12% वाले एक साथ, 28% वाले एक साथ, 18% वाले एक साथ, 6% वाले एक साथ। पॉइंट बताओ बेटा, बात समझ आई? पक्का हो रहा है बेटा? चलो आ जाओ। फिर उसने कहा अगला पॉइंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बेटा वैसे एक बात बताऊं आपको, आपने इनकम टैक्स में बेटा सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 बेटा पढ़ा है रिवाइज्ड रिटर्न का। तो एक सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो क्या जीएसटी में कोई रिवाइज्ड रिटर्न का कंसेप्ट है या नहीं? द आंसर इज नो। रिटर्न कैन नॉट बी रिवाइज्ड। अ रिटर्न वंस फाइल्ड इट कैन नॉट बी रिवाइज्ड। चेंजेस बेटा पॉसिबल नहीं है।
ठीक है। लेकिन इसका मतलब ना बेटा, एक बात थोड़ा सा ध्यान से सुनना, लेकिन बेटा इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये नहीं है कि आप चेंजेस नहीं कर सकते। इसका मतलब बेटा ये है कि अगर आपने अप्रैल की GSTR 1 मई में फर्निश करना चाहिए, मई में फर्निश करी, और बाद में आपको जून में जाके आपको यह पता चलता है, मैंने क्या कहा बेटा, बात समझना, मैंने अप्रैल की GSTR 1 मैंने मई में भरी बेटा, मई में भरी मैंने, जून में मुझे यह पता चलता है कि मुझसे मई वाली रिटर्न में कुछ गड़बड़ हो गई है, तो क्या मैं जून में मई वाली रिटर्न को बेटा रिवाइज कर सकता हूं? क्या मैं नहीं कर पाऊंगा बेटा, ठीक है। लेकिन आप क्या कर सकते हो बेटा, आप जो गलती आपको मई में नजर आई थी ना, वो मई की रिटर्न को आप चेंज नहीं कर पाओगे, आप उस गलती को जून की रिटर्न में ही आप एडजस्ट कर सकते हो। नहीं समझ आया बेटा? ये देखो बेटा, होता क्या है, उन्होंने क्या कहा, मेरी बात समझना ध्यान से। मेरे दिमाग में एक सवाल क्या है, अप्रैल की रिटर्न बेटा मैंने फर्निश करी मई में, ठीक है, चलो कर दी बेटा फर्निश। फर्निश करने के बाद बेटा जून में मुझे पता चला कि मई में, जून में मुझे पता चला मई में जो मैंने ये रिटर्न जमा करवाई थी ना, इसमें मुझसे कुछ गलती हो गई है, एरर हो गई है, या मुझसे कोई चीज बताने वाली रह गई है, ओमिशन हो गया है। तो क्या मैं मई की ये रिटर्न, मतलब अप्रैल की रिटर्न जो मई में जमा करी थी, क्या मैं इसे बेटा रिवाइज कर सकता हूं? क्या इसमें चेंजेस कर सकता हूं? मई वाली रिटर्न एक बार जमा हो गई बेटा, GSTR 1 एक बार जमा हो गई, उसमें चेंजेस नहीं होते हैं, रिवाइज रिटर्न का कंसेप्ट नहीं है बेटा, ठीक है। तो फिर सर क्या ये एरर ओमिशन ऐसे ही रह जाएंगे? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने एक बात कही है कि एक बार अप्रैल की GSTR 1 आपने मई में जमा कर दी ना, तो फिर आप मई वाली जो ये अप्रैल की आपने मई में जमा करी है, इसमें आप चेंजेस नहीं कर पाओगे। आप जो भी एरर्स हैं, जो भी ओमिशन है, वो आप जून में शो कर दो ना, जून वाली रिटर्न में। तो जून वाली रिटर्न बेटा, जून वाली रिटर्न कब जाएगी? जुलाई में जाएगी। तो जो भी एरर और ओमिशन मई वाली रिटर्न में थे, उसे आप इस जुलाई वाली रिटर्न में शो कर दो। तो याद रखना, मई वाली रिटर्न बेटा रिवाइज नहीं हो पाएगी, वो चेंज नहीं हो पाएगी। जो भी चेंजेस आपको करने हैं, आप जुलाई में जो रिटर्न भरोगे उसमें आप चेंजेस कर देना, लेकिन मई वाली रिटर्न विल नॉट बी रिवाइज्ड। तो ये बेटा एक रूल है जो जीएसटी में चलेगा, रिवाइज रिटर्न का कंसेप्ट नहीं है। अगर मई वाली रिटर्न में कोई गड़बड़ है तो वो मई में रिवाइज नहीं हो पाएगी बेटा, वंस फाइल्ड, ठीक है। हां, जिस मंथ में आपने नोटिस किया है उस मंथ में आप चेंजेस कर सकते हो। ये देखो बेटा, if a supplier discovers any omission or error, he shall rectify the same in the tax period during which such error or omission is noticed। तो याद रखना, अगर आपको फ्यूचर में जाके यह पता चलता है कि पिछले महीने की किसी रिटर्न में कोई एरर है या ओमिशन है, तो पिछले महीने की वो रिटर्न चेंज नहीं हो पाएगी। आपको उसी मंथ में इस एरर और ओमिशन को एडजस्ट करना पड़ेगा जिस मंथ में आपने इस एरर और ओमिशन को नोटिस किया है। तो अगर मैंने जून में नोटिस किया है तो जून वाली रिटर्न में मुझे इस एरर और ओमिशन का इफेक्ट शो करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, पॉइंट क्लियर हुआ सबको? फिर इसके बाद बेटा देखना, मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन के लिए बेटा मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या दे रखी है?
कब तक रेक्टिफिकेशन मैक्सिमम आप कर सकते हो? डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ मंथली रिटर्न GSTR 3B, बेटा ये हम अगला पढ़ेंगे। डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ मंथली रिटर्न GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ सितंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, अभी पढ़ते हैं बेटा फिर समझेंगे। और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न GSTR 9 फॉर द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर। ये देखो बेटा, मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर रेक्टिफिकेशन। मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर रेक्टिफिकेशन, पता है बेटा उसने रेक्टिफिकेशन के लिए मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या बताई है? ध्यान से देखना, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ GSTR कौन सी? 3B, 1 नहीं बेटा 3B। डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ GSTR 3B फॉर मंथ ऑफ सितंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। बेटा एनुअल रिटर्न का फॉर्म होता है GSTR 9। डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न ऑफ रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, अब सुनना ध्यान से जो मैं कहूंगा बेटा सपोज हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 18-19 की। सपोज मैं बात कर रहा हूं फाइनेंशियल ईयर 18-19 की। ध्यान से सुनना बेटा, इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ GSTR 3B। बेटा पहले एक बात आपको बताऊं, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना GSTR 3B बेटा GSTR 3B ये भी एक मंथली रिटर्न है, मंथली बेसिस पे बेटा जमा होगी, मंथली बेसिस पे। और बेटा ये जमा होती है अगले महीने की 20 तारीख तक। मतलब बेटा मतलब अप्रैल की GSTR 3B मई 20 तक जाएगी, मई की 20 जून तक, जून की 20 जुलाई तक, जुलाई की 20 अगस्त तक। ठीक है, तो ड्यू डेट क्या होगी? ध्यान से सुनना बेटा जो मैं कहूंगा अभी। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 3B, सुनो, फॉर द मंथ ऑफ सितंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। बेटा इस फाइनेंशियल ईयर का सितंबर नहीं, अगले फाइनेंशियल ईयर का सितंबर। ये फाइनेंशियल ईयर तो है 18-19, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर बेटा 19-20, तो 19-20 का सितंबर। मतलब सुनो सितंबर 2019 की। कौन से मंथ की बेटा? फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। कौन से सितंबर की बेटा? अगले साल के सितंबर की। तो सितंबर 2019 की। बताओ बेटा GSTR 3B की ड्यू डेट क्या होगी? सितंबर की रिटर्न कब जाएगी? अगले महीने की 20 तारीख तक, तो 20 अक्टूबर 2019 ये ड्यू डेट होगी बेटा। सितंबर अगले साल का देखना है, इस साल का नहीं, अगले साल का, यानी सितंबर 2019। और सितंबर 2019 की ड्यू डेट फॉर फाइलिंग GSTR 3B क्या होगी बेटा? 20 अक्टूबर। तो मेरे पास आ गई एक ड्यू डेट 20 अक्टूबर। ये तो GSTR 3B की आ गई बेटा, ये आगे पढ़ेंगे हम। अब बात करते हैं
एनुअल रिटर्न GSTR 9 की फाइलिंग। बेटा एक बात पता है, जो सुनो पहले, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न ऑफ रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर नहीं बोला है मैंने, रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, रेलेवेंट मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर 18-19। आपको पता है बेटा 18-19 की एनुअल रिटर्न कब जाती है? एनुअल रिटर्न 19-20 में। एनुअल रिटर्न बेटा GSTR 9 पता है कब तक जाएगी बेटा? 18-19 की जाएगी 31 दिसंबर 19 तक, अगले साल की 31 दिसंबर तक बेटा। तो 18-19 की जाएगी 31 दिसंबर 19 तक। 18-19 की 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 की एनुअल रिटर्न 31 दिसंबर 19 को जाती है बेटा, अगले साल की 31 दिसंबर तक। ये ड्यू डेट आ गई GSTR 9 की। पक्का? अब ध्यान से सुनो जो मैं कहूंगा बेटा, ये लिख लेना, ये सब काम आएगा आपको। अब मेरी बात सुनो बेटा, उन्होंने बताओ यहां पर वर्ड्स क्या बोले हैं, ध्यान से। उन्होंने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ GSTR 3B कहा है या ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ GSTR 9 कहा है? ड्यू डेट कहा है बेटा? नहीं, उन्होंने ड्यू डेट तो कहा ही नहीं बेटा, उन्होंने तो कहा है डेट ऑफ फाइलिंग। मतलब ड्यू डेट नहीं देखनी है, एक्चुअल में कब फाइल हुई वो देखनी है बेटा। तो एक बात सुनो, ऑल्दो बेटा GSTR 3B सितंबर 19 की 20 अक्टूबर तक जानी थी, लेकिन गई कब वो इंपॉर्टेंट है बेटा। और गई पता है कब? 15 अक्टूबर 19 को। तो जानी थी 20 अक्टूबर तक बेटा, लेकिन गई 15 अक्टूबर तक। ड्यू डेट इज नॉट इंपॉर्टेंट, जिस दिन गई दैट इज इंपॉर्टेंट, जिस दिन फाइल हुई दैट इज इंपॉर्टेंट। एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग इज इंपॉर्टेंट। ऐसी बेटा मुझे बताओ GSTR 9 31 दिसंबर तक जानी थी, आपको पता है बेटा गई कब? ये गई 15 सितंबर 19 को। भाई 31 दिसंबर तक जानी थी, मैंने पहले जमा करवा दी, 15 सितंबर को ही जमा करवा दी बेटे। अब बताओ इन दोनों में से कौन सी डेट बेटे लोगे? 15 अक्टूबर और 15 सितंबर, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। तो इसका मतलब यह आ जाएगा बेटा आपका 15 सितंबर 19। इसका मतलब बेटा एक बात समझ लेना, ये 15 सितंबर 19 इज द लास्ट डेट फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ऑफ 18-19। मतलब बेटा 18-19 की गलतियां, 18-19 की गलतियां बेटा, कौन से साल की? 18-19 की गलतियां आप रेक्टिफाई मैक्सिमम बेटा कब तक कर पाओगे? 15 अक्टूबर 19 तक कर पाओगे। उसके बाद आप चाह के भी बेटा 18-19 की गलतियों को रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे। समझ आया बेटा? तो वर्ड्स डेट ऑफ फाइलिंग लिखा है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग नहीं लिखा है। इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये कॉपी करो इसे। कर लिया बच्चे? देखो तो बेटा यहां पर एक नोट डाल के चाहे लिख लेना बेटे, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 3B एंड GSTR 9 आर इररेलेवेंट। इंपॉर्टेंट क्या है? डेट ऑफ फाइलिंग, ना कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग। किस दिन जमा होनी चाहिए थी वो नहीं देखनी है, कब जमा हुई वो देखनी है बेटा। ठीक है? फिर
GSTR1 needs to be filed even if there is no business activity in the tax period, that is nil return. बेटा मैं एक बार बताऊं, अप्रैल मंथ में इतना मंदा था बेटा मेरा काम धंधा, मेरा 1 रुपए की सेल नहीं हुई बेटा, 1 रुपए की भी सेल नहीं हुई। लॉकडाउन था ना बेटा, बुरी हालत हो रखी थी अप्रैल में, 1 रुपए की सेल नहीं हुई। लेकिन गवर्नमेंट क्या कह रही है, ऑल्दो कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं हुई है किसी टैक्स पीरियड में, मतलब मंथ में, तब भी आपको GSTR1 फाइल करनी ही करनी है, चाहे सारी कॉलम्स को खाली छोड़ दो, लेकिन GSTR1 जमा करानी ही करानी है। ठीक है, फिर उसने कहा है इन केसेस वेयर टैक्स पेयर हैज बीन कन्वर्टेड फ्रॉम नॉर्मल टैक्स पेयर टू कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर, GSTR1 will be available for filing only for the period during which taxpayer was registered as a normal taxpayer। तो बेटा एक बात है ना, सिंपल बात, आप पहले नॉर्मल स्कीम में थे, रेगुलर स्कीम में, फिर आपने ऑप्ट कर लिया फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, और आपको पता है बेटा GSTR1 कॉम्पोजिशन डीलर को तो फाइल करनी ही नहीं है। तो उन्होंने कहा अगर आप नॉर्मल स्कीम से कॉम्पोजिशन स्कीम में शिफ्ट हुए हो तो आपको GSTR1 सिर्फ उसी पीरियड के लिए भरनी है जब आप नॉर्मल स्कीम में थे। मैंने क्या कहा, आप नॉर्मल स्कीम से कॉम्पोजिशन स्कीम पे आप शिफ्ट हुए तो आपको GSTR1 सिर्फ उसी पीरियड के लिए भरनी है व्हेन यू वर रजिस्टर्ड अंडर नॉर्मल स्कीम, क्योंकि कॉम्पोजिशन डीलर को GSTR1 भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपको GSTR1 सिर्फ उसी पीरियड की भरनी है व्हेन यू वर रजिस्टर्ड एज अ अंडर नॉर्मल स्कीम। बेटा ये आपका बेटा GSTR1 का हमने पूरा डिस्कशन बेटा जो मैक्सिमम पॉसिबल था किया है। क्लियर हुआ सबको? चलो इस लेक्चर में बेटा एक छोटा सा डिस्कशन मैं आपसे और कर लेता हूं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगली रिटर्न बेटा आती है GSTR3B। ये भी बेटा मंथली रिटर्न है ऑफ अ नॉर्मल टैक्स पेयर। ठीक है, मंथली बेसिस पे जाएगी बेटा GSTR3B। कौन कौन फाइल करेगा? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन NRTP को ये फाइल नहीं करनी होती, इनके लिए बेटा अलग ही जाती है, GSTR5 जाती है इनके लिए। पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, इनको भी GSTR3B नहीं भरनी पड़ती, इनकी जाती है बेटा GSTR4। इको को नहीं करनी है बेटा GSTR3B, और सप्लायर ऑफ OIDAR सर्विस को नहीं करनी है GSTR3B। ठीक है, अच्छा कब तक जाएगी बेटा वो तो मैं आपको बता चुका हूं ना ऊपर, 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो अप्रैल की 20 मई तक, मई की 20 जून तक, जून की 20 जुलाई तक। और कंटेंट्स क्या आएंगे बेटा? बेटा आपको पता है GSTR1 में और 3B में बेसिक डिफरेंस क्या है? GSTR1 में ना इनवॉइस वाइज डिटेल्स आती है बेटा, इनवॉइस वाइज। GSTR3 में इनवॉइस वाइज डिटेल्स नहीं आती हैं, समरी आती है बेटा, समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज, मतलब जो आपने परचेजेस करी हैं जिस पे आपको टैक्स देना है अंडर रिवर्स चार्ज, एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट, पेमेंट ऑफ टैक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो ये आपका बेटा GSTR3B है। तो GSTR1 जाएगी अगले महीने की 10 तारीख तक, GSTR3B जाएगी अगले महीने की 20 तारीख तक। ठीक है, चलो बेटा बाकी हम आपके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। मेरे ख्याल से बेटा दोनों रिटर्न्स क्लियर हुई सबको, पक्का? चलो बेटा बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।